ईरान से डरकर भागा ट्रंप का जंगी बेड़ा। यूएसएस लिंकन ने लगाया बैक गियर। ईरान का ऐलान, जो आएगा मारा जाएगा। 260 दिन तक ईरान को घेर कर खड़ा ट्रंप का एटमी कैरियर बैटल ग्रुप भाग खड़ा हुआ है। यूएसएस लिंकन की जगह ट्रंप अब नया लड़ाका ईरान भेज रहे हैं, लेकिन ईरान ने धमकी दी है कि उसके रेंज में जो भी अमेरिकी हथियार आया उसका सफाया तय है। असल में ईरान पर हमला करने के बाद से अमेरिका खाड़ी के इस युद्ध में फंसा हुआ है। ट्रंप लगातार ईरान युद्ध से निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी मिलती दिख नहीं रही, जिससे बढ़ते इंतजार ने अमेरिकी सेना की हालत खराब कर दी है। सबसे ज्यादा टेंशन ब्लू बैटल ग्राउंड में है, जहां अमेरिकी कैरियर बैटल ग्रुप की सांसें फूल रही हैं। ईरान की नाकेबंदी में तैनात जंगी बेड़ों से ट्रंप को बैक टू बैक बैड न्यूज मिल रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के एक ताजा वीडियो में टॉयलेट जैम दिखाया गया है। वहीं यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के वीडियो में खराब खाने की तस्वीरें वायरल हुई हैं। जंगी बेड़ों पर अमेरिकी सैनिकों को जरूरी सुविधाओं का संकट झेलना पड़ रहा है, जबकि ट्रंप का दावा है कि ये फेक न्यूज अमेरिकी चैनल ने फैलाई है। Is there enough food on the USS Lincoln? Yeah, it is. That was a CNN fake report. The Lincoln has been out there for a period of time, good period of time. But over the years, we've had them out there much longer. I was at a group meeting, and an admiral came up to see me over the weekend, and it was at a big group, and he happened to be an admiral retired. He said, "I've been on ships that are out there much longer than that, sir. And I know people on the Lincoln, they say it's beautifully maintained and beautifully taken care of." And other people went out and they found out to be true. It was fake news reporting from CNN. Okay. ट्रंप माने या नहीं, लेकिन ईरान फ्रंट पर उनकी सेना मुश्किलों में घिरी हुई है। वरना लिंकन की जगह जॉर्ज वॉशिंगटन को ईरान फ्रंट पर तैनात क्यों किया जा रहा है? वैसे भी हॉर्मूज पर ट्रंप का सब्र जवाब दे गया है। अब उन्हें ऑयल रूट पर जिसने भी चैलेंज दिया उसका सफाया फाइनल है। ये दावा ट्रंप ने किया है कि अब खाड़ी की किसी भी देश ने अगर हॉर्मूज पर ईरान के पक्ष का रुख किया तो उसे राख में मिला देंगे। आखिर ट्रंप हॉर्मूज पर हाइपर टेंशन में क्यों आ गए हैं? उन्होंने ओमान को लिमिट में रहने की लास्ट वार्निंग दे डाली है, जिससे अमेरिका और ओमान के रिश्तों में भी जबरदस्त तनाव की खबर गर्म हो गई है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देश ओमान को धमकी दी कि अगर वो ईरान से बातचीत में अमेरिकी कोशिशों के रास्ते में आया तो उस पर बमबारी की जा सकती है। ओमान और अमेरिका दोनों ही अलग अलग चैनलों से तेहरान के साथ हॉर्मूज खोलने पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मूज स्ट्रेट के रूट मैप पर सहमति बनी है। समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी है। آرزوی مرگ آرام رو به گور خواهند برد. از این به بعد هم مطمئن باشید با چنین روش‌هایی که عرض کردم قبلا امتحان کردن و نتیجه نداده قرار نیست نتیجه دیگری عایدشون باشه. حتما نه الان، از مدت‌ها قبل با توجه به ارزیابی‌هایی که ما داشتیم ईरान से ओमान की इसी डील ने ट्रंप को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। असल में ईरान और ओमान के बीच हॉर्मूज से जहाजों के ट्रांजिट रूट को लेकर सहमति बनी है। ईरान ने इसकी पुष्टि की है। ईरान के मुताबिक दोनों देशों ने हॉर्मूज के ट्रांजिट रूट के नक्शे पर समझ बना ली है। ईरान और ओमान अब उस समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसके बाद दोनों देश
रूट मैप के साथ संयुक्त बयान जारी करेंगे। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत फारस की खाड़ी में जाने वाले जहाज ईरान के तट के करीब उत्तरी रूट से प्रवेश करेंगे। वहीं फारस की खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के तट के करीब दक्षिणी रूट का इस्तेमाल करेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने जानकारी दी है कि नए रास्ते को लेकर सहमति बन गई है, जिसका इस्तेमाल जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए करेंगे। पहले जो जानकारी सामने आई थी, उस व्यवस्था के तहत जहाज ईरानी तट से लगे उत्तरी रास्ते से एंट्री करेंगे और ओमान के तट से लगे दक्षिणी रास्ते से बाहर निकलेंगे। अब अंतिम समझौते और संयुक्त बयान का इंतजार है। बस इसी बात से ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया है। उन्होंने ओमान की क्लास लगा दी है। Your presidency? This morning you said you would bomb the S out of Oman if they got in the way of reopening the Strait of Hormuz. Would you say you're out of patience with Oman, a strategic? No, I don't think they behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. ओमान पर ट्रंप के गुस्सैल रुख ने खाड़ी देशों को भड़का दिया है। अमेरिका की ईरान पॉलिसी को लेकर पहले से नाराज कई खाड़ी देश नए सेटअप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर देशों ने मान लिया है कि अमेरिका ईरान युद्ध बातचीत से बंद नहीं होने वाला। जिन देशों ने ट्रंप से बगावत के सिग्नल दिए हैं, उसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन शामिल हैं। इन देशों को अब डर सता रहा है कि ट्रंप के युद्ध की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को अरब वर्ल्ड के गुस्से की जानकारी दे दी गई है। शायद ये भी एक वजह है जिससे अमेरिका अपने सैन्य अड्डों की शिफ्टिंग शुरू करने की जल्दबाजी में है। अमेरिका यूएई के अल दफर से अपने एयरबेस को इटली के एवियानो एयरबेस शिफ्ट करने का प्लान बना रहा है, जो ईरान की मिसाइल रेंज 3000 किलोमीटर से बाहर पड़ता है। इस वजह से ईरान के हमले से स्टेल्थ जेट और जासूसी विमान बच सकते हैं। इसके बाद भी ईरान अगर प्रेशर में नहीं आता तो हॉर्मुज एक बार फिर विस्फोट युद्ध का एपी सेंटर बनेगा। जिससे अरब वर्ल्ड में हालत काफी खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि ईरान खाड़ी में बचे हुए उन अड्डों को दहलाएगा जहां अमेरिकी सेना है। इसी वजह से अमेरिका ने बहुत जल्दी अपने सैन्य ठिकाने बदलने का प्लान बनाया है। हालांकि अभी डियागो गार्सिया पर भी तैनाती बढ़ाई जा रही है, जिससे समुद्र में अमेरिकी पावर में कोई कमी ना आ पाए। लेकिन इसी रणनीति में सबसे बड़ा खतरा छिपा है। अमेरिका ऐसा समझौते के लिए कर रहा है या फिर लंबे वक्त तक युद्ध के लिए। अमेरिका सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने के बाद ज्यादा सतर्क हो गया है, लेकिन ईरान के तेवर से इतना तय है कि अभी तक अमेरिका के पास हॉर्मुज कंट्रोल का रास्ता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो इसी बौखलाहट में अमेरिका ईरान पर सबसे विनाशकारी हमला कर दे। अमेरिका ईरान के बीच डील की सुई एक जगह अटकी हुई है। ये ना तो हॉर्मुज है, ना ही मुस्तवा का तख्ता पलट है, ना ही ईरान के प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप हैं, ना ही लेबनान और यमन का युद्ध है। ट्रंप अब सिर्फ एटम बम की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम का द एंड नहीं हुआ तो दुनिया परमाणु धमाकों में उड़ जाएगी। एक अमेरिकी न्यूज चैनल के दिए लंबे इंटरव्यू में ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, लेकिन सबसे विस्फोटक दावा एटम बम पर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रंप फौरन बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप पूरी दुनिया को ईरान के एटम बम के खतरे बता रहे हैं।
I had to divert, because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. अमेरिका और ईरान सिर्फ 3 मसलों पर उलझे हुए हैं, जिसमें पहला ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा है और तीसरा युद्ध में हुए नुकसान के हर जाने पर बात होगी। ट्रंप तीनों मुद्दों पर अपना रुख क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने ईरान को फौरन सरेंडर कर सभी बातों पर राजी होने की धमकी दी है। इसीलिए ट्रंप ने हॉर्मुज पर जंगी बेड़ों को खड़ा कर बैरियर लगा रखा है। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ईरान की हालत खराब है, उनका प्रेशर कम कर रहा है। ईरान को डराने के लिए अमेरिकी खाड़ी में फोर्स बढ़ाने जा रहा है। पेंटागन के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश पर लगभग 6000 सैनिक, कई वॉरशिप फिर से ईरान के करीब तैनात करेगा। US नेवी की 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के साथ लगभग 4200 सैनिक की तैनाती इसी महीने में ईरान के करीब हो जाएगी। नई तैनाती के साथ ही ईरान फ्रंट पर अमेरिका के फोर्स और उनकी टीम की गिनती 50,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। ट्रंप फायर पावर बढ़ा रहे हैं तो ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान उनकी हर चाल को तसल्ली से काट रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बदले में वो 3 तेल गलियारे बंद करने जा रहा है, जिससे खाड़ी देशों का पूरा तेल कारोबार चौपट हो जाएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट का बदला लेने के लिए ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और लाल सागर ऑयल रूट ठप करने की तैयारी कर ली है। ईरान ने धमकी दी है कि ये तेल रूट तो बंद होंगे ही, साथ ही अमेरिका को सीज फायर तोड़ने की सजा भी दी जाएगी। ओडेसा से इस्माइल तक के बंदरगाह को क्यों जला रहे हैं पुतिन? मॉस्को की सबसे बड़ी रिटेल चेन को क्यों बार बार टारगेट कर रहे हैं जेलेंस्की? क्या पुतिन अब यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और दुनिया की अनाज सप्लाई को निशाना बना रहे हैं? क्या रूस और यूक्रेन की जंग फ्रंट लाइन से बहुत आगे बढ़ गई है? जंग को लेकर जेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या यूक्रेन का जवाबी हमला रूस के एग्रेशन को रोक पाएगा? क्या आने वाली सर्दियों से पहले यूक्रेन को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहते हैं पुतिन? समंदर के किनारे बसा एक शहर जहां कभी जहाजों की आवाज सुनाई देती थी, जहां अनाज से भरे जहाज दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना होते थे, आज वहीं आसमान से तबाही बरस रही है। ओडेसा से इस्माइल तक 17 अगस्त की रात रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाहों पर हमले कर दिए। ओडेसा के इस्माइल में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इस्माइल रोमानिया बॉर्डर के करीब डेन्यूब नदी पर यूक्रेन का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया, उन्होंने मिलिट्री कार्गो उतारने वाले टर्मिनल, पश्चिमी मिलिट्री इक्विपमेंट और हैंगर और नेवल ड्रोन के डिपो को निशाना बनाया। इस्माइल यूक्रेन का डेन्यूब पर सबसे बड़ा बंदरगाह है और युद्ध के दौरान इसकी अहमियत और बढ़ गई, क्योंकि रूस के ब्लैक सी दबाव के बीच यूक्रेन ने डेन्यूब के रास्ते को एक वैकल्पिक एक्सपोर्ट कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल किया। इस्माइल से निकलने वाला माल डेन्यूब के रास्ते रोमानिया की तरफ और फिर यूरोप के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकता है। यानी रूस अगर ब्लैक सी के रास्ते को दबाता है
तो यूक्रेन के पास डेन्यूब का रास्ता मौजूद रहता है। और अगर डेन्यूब के बंदरगाह भी लगातार हमलों की जद में आ जाएं, तो यूक्रेन की पूरी एक्सपोर्ट चेन पर दबाव बढ़ जाएगा। इस्माइल सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये यूक्रेन की युद्ध के दौरान लॉजिस्टिक्स की लाइफलाइन है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक डेन्यूब के बंदरगाहों ने युद्ध के बाद यूक्रेन के वैकल्पिक निर्यात रास्तों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस्माइल, रेनी और दूसरे डेन्यूब पोर्ट यूक्रेन को यूरोपीय बाजारों से जोड़ने वाली लॉजिस्टिक्स चेन का हिस्सा है। उसी रात ओदेसा में भी हमला हुआ। रूस की सेना ने पेट्रोल बोट और फ्यूल स्टोरेज टैंकों पर भी हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में एक नागरिक जहाज तबाह हो, जबकि कई लोग घायल हो गए। जुलाई से ही रूस ब्लैक सी और डेन्यूब के बंदरगाहों को निशाना बना रहा है। ओदेसा, चोर्नोमोर्स्क, पिवदेनी और इस्माइल एक के बाद एक हमले हुए। यूक्रेन ने सिर्फ जुलाई में ही 57 नागरिक जहाजों को निशाना बनाए जाने का दावा किया। 22 बार समंदर में हमले हुए, जबकि 67 बार पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हार्मूज के बाद ब्लैक सी भी अब दुनिया का सबसे खतरनाक शिपिंग रूट बन चुका है। Ще одне була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції, і Америка може і допомогти нашому захисту, і передусім з ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші, готувати закінчення війни, а не затягування. रूस अब सिर्फ यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट पर ही दबाव नहीं बना रहा है, बल्कि वैकल्पिक रास्ते को भी टारगेट कर रहा है। यहाँ रूस की स्ट्रेटजी समझने की जरूरत है, क्योंकि बंदरगाह पर हमला सिर्फ एक बिल्डिंग पर हमला नहीं होता। बंदरगाह के साथ जुड़ा होता है गोदाम, ईंधन, रेलवे, सड़क, क्रेन, कंटेनर, अनाज के भंडार और सबसे अहम समुद्री जहाजों की पूरी सप्लाई चेन। अगर पोर्ट पर हमला होता है तो सिर्फ पोर्ट बंद नहीं होता, उसका असर खेत से लेकर जहाज तक और जहाज से लेकर विदेशी बाजार तक पहुंचता है। यही वजह है कि ओदेसा के बंदरगाहों पर हमले को सिर्फ मिलिट्री एक्शन की तरह देखने से पूरी तस्वीर छोटी हो जाएगी। रूस का प्लान यूक्रेन के पूरे सप्लाई चेन को तोड़ने का है, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का है और यूक्रेन से यूरोप तक पहुंचने वाले सामानों को रोकना है। – 2022 में जब रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों को ब्लॉक किया, तो सिर्फ यूक्रेन की अर्थव्यवस्था ही प्रभावित नहीं हुई, पूरी दुनिया में अनाज की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी। – 2022 में यूएन और तुर्की की मध्यस्थता से ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेनी अनाज की आवाजाही शुरू हुई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इसके करीब 33 मिलियन टन अनाज और ऑयल सीड का निर्यात हुआ। लेकिन जुलाई 2023 में रूस के इस व्यवस्था से बाहर निकलने के बाद यूक्रेन के समुद्री निर्यात पर फिर बड़ा दबाव आया और अब 2026 में रूस ने फिर से यूक्रेन के बंदरगाहों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसके बाद मॉस्को के आसपास रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों में से एक वाइल्ड बेरीज के वेयरहाउस में आग लग गई। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने जानबूझकर ऐसे आर्थिक और लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया और यही यूक्रेन की नई रणनीति है। लेकिन फ्रंट लाइन पर रूस को पीछे धकेलना मुश्किल है, तो रूस के पीछे जाकर उसकी युद्ध क्षमता पर चोट पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। तेल, फ्यूल, मिलिट्री इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स और अब रूस के बड़े शहरों के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी यूक्रेन की कोशिश है कि रूस को यह महसूस कराया जाए कि अगर युद्ध यूक्रेन की जमीन पर जारी रहेगा तो रूस के अंदर भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Важливо все прискорити і від європейських наших партнерів, і від Сполучених Штатів Америки.
Продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій проти Росії за війну, нафтова галузь, постачання для окупаційного контингенту, наші українські мідстрайки та далекобійні удари – це наші відповіді на те, що Росія робить проти України. लेकिन रूस भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। मॉस्को पर यूक्रेनी हमले के कुछ ही घंटों के भीतर रूस ने यूक्रेन के खार्किव इलाके में बड़ा हमला किया है। पश्चिमी यूक्रेन से लेकर खार्किव तक रूसी हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ऐसे इलाकों में हमला कर रहा है जहां रिहायशी इमारतें, कैफे और दुकानों के साथ कई प्राइवेट दफ्तर भी हैं। यानी दोनों तरफ से अब एक ही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तुम हमारे शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाओगे, हम तुम्हारे शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ फ्रंट लाइन ही नहीं बल्कि एयर वॉर का है। रूस के पास सबसे बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन है और यूक्रेन ने भी लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन और मिसाइलों की अपनी क्षमता तेजी से बढ़ाई है। यूक्रेन के ड्रोन अब रूस के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तक मौजूद टारगेट को निशाना बनाने की ताकत दिखा रहे हैं। यूक्रेन की डीप स्ट्राइक कैंपेन में तेल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट और मिलिट्री इंडस्ट्रियल साइट्स लगातार निशाने पर रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन हमलों ने रूस के फ्यूल प्रोडक्शन पर भी दबाव बढ़ा दिया है। ओदेसा से इस्माइल तक रूस का हमला और मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन, दोनों घटनाएं एक ही कहानी बता रही हैं। फ्रंट लाइन भले करीब 1250 किलोमीटर की हो, लेकिन जंग की पहुंच उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। रूस यूक्रेन की सप्लाई चेन और एनर्जी को तोड़कर दबाव बनाना चाहता है। यूक्रेन रूस की वॉर मशीन को उसके घर के अंदर जाकर चोट पहुंचाना चाहता है और दोनों की कोशिश है कि अगली बातचीत की टेबल पर दूसरा पक्ष कमजोर होकर पहुंचे। लेकिन सवाल अब यह है कि सर्दियां आने से पहले कौन टूटेगा, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था या रूस की वॉर इकॉनमी, या फिर दोनों देशों को आखिरकार बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा। क्योंकि मिसाइलों की ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन जीतने की लड़ाई नहीं रही है, ये लड़ाई है किसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा देर तक युद्ध को झेल पाएगी, किसका एयर डिफेंस ज्यादा देर तक टिक पाएगा और किसके पास अगली सर्दी से पहले दुश्मन पर दबाव बढ़ाने की ज्यादा ताकत होगी।